नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। नोटबंदी के फायदे और नुकसान को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जहां सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इसके देश की अर्थव्यवस्था को बड़े फायदे होंगे, तो विपक्ष कह रहा है कि इसका बेहद बड़ा नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को झेलना होगा। सरकार कह रही है कि इससे लोग ज्यादा ईमानदार होंगे, हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, महंगाई कम होगी, कर सस्ता होगा, बैंकों को मजबूती मिलेगी, वो ज्यादा कर्ज दे सकेंगे और इन सब के बीच में हमारी विकास दर में आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। क्या ये वो कदम है जो भारत के लिए अच्छे दिन ला पाएगा? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और इस पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ शहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मीम अफजल साहब, मेरे साथ बीएम सिंह साहब, आप जाने माने फार्मर लीडर हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार, आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आपने ब्लैक मनी पे पहले किताब लिखी थी, ब्लैक मनी में आप बहुत कई बार लिख चुके हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है सरकार के इस कदम को लेकर? और मेरे साथ हैं सुबोध कौशिक साहब, आप फॉर्मर जीएम रह चुके हैं पीएनबी में, और साथ ही साथ हमारे देश के युवा साथी जिनको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है इससे आने वाले समय में रोजगार में क्या फायदा मिलेगा। ये जो हमारे युवा साथी है, इस कदम से बाजार में रोजगार बढ़ेंगे। फिलहाल जो रिपोर्टें आ रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तर्क और वितर्क चल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। देखिए रिपोर्ट। I'm sorry. The House stands adjourned. नोटबंदी पर संसद से सड़क तक संग्राम। कहीं आक्रोश दिवस तो कहीं भारत बंद। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं की अपनी है दलील। उठाया जा रहा है जनता की तकलीफ का मुद्दा। भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है। कितने बीजेपी एमपी है जो प्रधानमंत्री के साथ है इसमें? कितने बीजेपी एमपी है वो अपने अपने क्षेत्रों में जा पा रहे हैं वापस? नोटबंदी पर संसद में संग्राम मचा हुआ है। जब से सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, इसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने पीएम की मौजूदगी में वोटिंग के नियम के तहत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में भी पीएम को बुलाने की मांग हुई। सरकार कह चुकी है कि मोदी सदन में बयान देंगे, लेकिन विपक्ष पीएम की मौजूदगी में ही चर्चा पर अड़ा है। प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे। जो हालात हैं उससे लगता नहीं कि नोटबंदी पर तकरार खत्म हो जाएगी। सरकार साफ कर चुकी है, रोल बैक नहीं होगा। वहीं विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। टीम न्यूज नेशन। तो सरकार कह रही है कि इसके दीर्घकालिक फायदे होंगे। यह एक ऐतिहासिक कदम है और इसका सबसे ज्यादा फायदा रूरल इकोनॉमी में होगा। शहनवाज हुसैन साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। यह जरूर आपने कहा कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मॉनिटर करती है, जिसको हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, CMIE, उसने कहा 50 दिन में 1,28,000 करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है शहनवाज हुसैन साहब। देखिए, देश काले धन को समाप्त करना चाहता है। देश में हम लोगों से भी ये उम्मीद और अपेक्षा लोगों की रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, काले धन के खिलाफ बनी, तो वो काले धन को समाप्त करें। और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी से ये योजना लागू की। आज देश के अंदर देश की जनता साथ है। हम भी ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत दुश्वारी है, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन आप देख लें, चाहे वो आपके टीवी चैनल पर हो या आम लोगों से हम लोगों की बातचीत करते हुए हो, सब लोगों को लगता है कि थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ी दुश्वारियां होंगी, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसका दूर का फायदा है। हाँ। ये देश के लिए बड़ा फायदा है। ओके। देश में हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि ब्लैक मनी रखकर कोई नक्सल फैलाए, ब्लैक मनी रखकर कोई आतंक को फैलाए। ड्रग का पैसा इसमें खत्म होगा। और ये पूरी तरह साफ सुथरा पैसा होकर देश के लिए आएगा। अभी तो आपका व्हाइट मनी जा रहा है ना, ये जो 1,28,000 करोड़ है, कोई ब्लैक मनी थोड़ना है। मीम अफजल साहब, जब दीर्घकालिक फायदे होंगे, सरकार बता रही है उसके फायदे, आप तो कह रहे हैं साहब, और पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया इसके बहुत ज्यादा नुकसान है।
ये तो एक तरह की ऑर्गेनाइज लूट है। पहले आप कहते थे काले धन के खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं साहब ऐसा कदम क्यों उठा दिया है? देखिए रमेश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तकरीर की है, उसको ज़रा गौर से आप सुन लें तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि सरकार का क्या रुख है, कांग्रेस पार्टी ने उस पर क्या लाइन ली है। उन्होंने पहले ही कहा था कि आपका जो फैसला है, जो आपने काम किया है, उस पर इन प्रिंसिपल हमको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ आपकी बदइंतज़ामी पर है। जो मानूमेंटल मिसमैनेजमेंट का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको समझने की ज़रूरत है और आज पूरा देश ये बात जानता है। आपने बड़ा अच्छी ये बात कही। मैंने कल ये सवाल उठाया था कि क्या किसी ने इस बात का आकलन किया है कि 8 तारीख से लेकर अब तक जो बाज़ार बंद हुए, जो दुकानें खाली पड़ी हैं, जो ग्राहक मार्केट में नहीं हैं, जो कारोबार ख़त्म हो गया, जो ट्रक सड़कों पर खड़े हैं, जो सब्जियां सड़ रही हैं, जो फल सड़ रहे हैं, जो दूसरा सामान बेकार पड़ा हुआ है, जो किसान अपने धान को 6,500, 650 और 800 रुपये में बेच रहा है, क्या कितना इसका नुकसान है? आपने कहा कि शायद वो 31 दिसंबर तक 1,28,000 करोड़ का नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि आज के दिन में हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है, आज के दिन में हमारा कैश जीडीपी रेशियो क्या है? अगर सरकार चाहती है कि साहब ये पैसा हमारे बैंकिंग चैनल में आए, ये पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में आए, ये पैसा गांव के लिए, किसान के लिए खर्च, उसमें गलत क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम कई चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तो ये कि पैसा ही ब्लैक है, ये एक कन्फ्यूजन है। तो ये समझना पड़ेगा कि पहले आदमी आमदनी कमाता है, आमदनी से बचत करता है, बचत से उसकी वेल्थ बढ़ती है और वेल्थ जो होती है उसमें से एक छोटा हिस्सा कैश में रखा जाता है। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में इस समय 62% ब्लैक इनकम जनरेशन हो रहा है, यानी इस साल की 150 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में उसके ऊपर 93 लाख करोड़ रुपया ब्लैक इनकम जनरेशन होगा। हाँ, उस 93 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि जो हमारी वेल्थ आज होगी वो करीब 300 लाख करोड़ रुपए करीब होगी। उस 300 लाख करोड़ रुपए में से जो ब्लैक का कैश होगा वो सिर्फ 3 लाख करोड़ होगा, यानी कि 1%। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि 1% वापस नहीं आता है, तो हमने सिर्फ ब्लैक वेल्थ का 1% को डिमोबिलाइज मैं आपसे एक बात कहूं प्रोफेसर कुमार, हम लोग को जब काले धन की अर्थव्यवस्था को तो अटैक करना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, गरीबी कम हो जाएगी वगैरह, लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो व्हाइट की अर्थव्यवस्था है उस पर जबरदस्त आघात आप कह रहे थे, आपने तरीके पे सवाल है। सिंह साहब, ये देश में सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है कि सबसे ज्यादा परेशान किसान है। 2 साल का अकाल पड़ा, उसके बाद इस बार मॉनसून अच्छा था, तो रबी की फसल की जो बुआई का सीजन है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आप तो किसान नेता है, किसानों की क्या स्थिति है? पहली चीज ये समझिए, अभी शाहनवाज साहब बोल रहे थे कि 50 दिन प्रधानमंत्री ने मांगे हैं, और मैं पहले उनको क्लियर कर दूं कि हमारा ही संगठन ऐसा था जिसने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया था लोकसभा इलेक्शन में पूरा, बाकी किसी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। पर आज देखने की बात यह 50 दिन का टाइमिंग क्या है। आज आपका धान निकला है, धान निकलने के बाद मैंने बेचा है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मुझे खाद लेना है, बीज लेना है, पर 8 तारीख के बाद वो पैसा बेकार हो गया। अब मुझे वापस जाना है, 10 दिन के बाद आपने कह दिया है कि ठीक है आप 500 के नोट, 1000 के नोट से आप सीड ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट के स्टोर से लेंगे, या पूसा से लेंगे, पंतनगर से लेंगे, गवर्नमेंट की दुकानों से लेंगे। प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, आज़ादपुर मंडी जो है नहीं ले रहे हैं, कोई भी सीड विक्रेता नहीं ले रहा है। तो किसान का दूसरी चीज़ जो है, धान जब हमारा कटता है उसी आल में, उसी मॉइस्चर के अंदर हम लोग गेहूं बोते हैं। बिल्कुल 10 दिन के बाद जब आल की कमी हो जाती है, फिर से पलेवा करना पड़ेगा, फिर से बोना पड़ेगा। उसमें अगर 20-25 दिन निकल जाएंगे तो आज जो आपने बताया ना 1 लाख वोटेवर हजार आपने बताई, जो करोड़ बताए हैं नुकसान ये भी देखिए, कम से कम 20% हमारी प्रोडक्शन के अंदर, गेहूं के अंदर नुकसान होगा। सुबोध कौशिक साहब, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। इस देश में इस बात की चर्चा, और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि साहब बैंक को कम से कम बचा लिया गया। जो बैंक का एनपीए 2017 तक 8.5% के आसपास एनपीए चला जाता, 3 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास है, उसको जान आ गई, उसको लो कॉस्ट बनी मिल गई। वो कहीं ना कहीं बैंकों को जो रिकैपिटलाइज करने के लिए सरकार पैसा देती, उसमें इक्विटी इन्फ्यूज करती, वो सरकार को अब नहीं करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है देश के बैंक जो कमजोर हो रहे थे, जिनकी क्षमता कमजोर हो रही थी, उनको बहुत फायदा मिल गया? देखिए, इसका बैंक के एनपीए से सीधा कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है कि बैंक के पास क्या है, अभी लगभग 5.5 लाख करोड़ की डिपॉजिट आई है, और डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी है।
लायबिलिटी है तो उसके ऊपर मुझे ब्याज देना है और उस पैसे को भी वापस देना है, तो मुझे उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही तरीके से लेंड करना पड़ेगा और उस पर अर्न करके पे करना पड़ेगा। तो ये इसका उस कैपिटलाइजेशन वाले इशू से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल मेरे असेट के साइज के हिसाब से रखनी पड़ती है। तो आप अर्न तब करेंगे ना जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी इसका इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जब ये पैसा सिस्टम में आया है, ये सिस्टम में नहीं था, ये पैसा हम लोगों के पास में था। हाँ। और जो पैसा आया है वो गाड़ी कमाई का पैसा है, वाइट का पैसा है, ठीक है, या जो जिसने पहले टैक्स नहीं दिया अब टैक्स दे करके वाइट का पूरी तरह से सामने आ गया। ये पैसा जो है आने से जो बैंक्स हैं उनके पास काफ़ी पैसा आया है और इससे ब्याज दरें थोड़ी नरम होंगी, नीचे आएंगी। और जब डिपॉजिट रेट डाउन जाएगी, सेविंग रेट भी तो कम आ जाए। सेविंग्स में जो ब्याज मिलता है नहीं, सेविंग्स तो देखिए अभी सेविंग्स को छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे ये बात की बात है, पर जो ब्याज दरें हैं मूल रूप से फिक्स डिपॉजिट और दूसरे जो डिपॉजिट्स हैं उन पर कम आएंगी, ये निश्चित है। और इसी तरह से जो हम ब्याज वापस लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो रिटेल लोन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लोन हो, उसका जो उनमें भी कमी आएगी। प्रोफेसर अरुण कुमार, इसी पॉइंट पे आप देखिए, अगर आम आदमी को सस्ता कर्ज मिलेगा, मान लीजिए किसान को सस्ता कर्ज मिलेगा या एजुकेशनल लोन सस्ता मिलेगा, लोगों को घर खरीदने के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा, उसका इंपैक्ट तो आम आदमी के जीवन में होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसका होगा, लेकिन डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो रही है। जो मैं आज स्पेंडिंग करता था मार्केट में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एकदम खत्म हो गई है। अगर मुझे शर्ट खरीदनी थी तो मैं कहता 3 महीने बाद खरीद देंगे जब लिक्विडिटी बेटर हो जाएगी। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो वो बाद में कर लूँगा। जो आपके मोबाइल का चार्ज है वो आप जो कम कर रहे हैं, तो सब जगह डिमांड बहुत कम हो रही है। जितनी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम हो रही है। उससे क्या है कि ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रही थी, वो वहाँ पे कम हो जाएगा। होलसेल ट्रेड आज 30% चल रहा है और आपका जो गेल है वो कह रहा है कि हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। आपकी जगह जगह होजियरी इंडस्ट्री लुधियाना में बंद हो रही है, ब्रास इंडस्ट्री आपकी मुरादाबाद में बंद हो रही है, आपकी जब बाकी जो इंडस्ट्री तमिलनाडु में है वहाँ से रिपोर्ट आ रही है, जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आपके जो ट्रकर जो है वो कह रहे हैं 30% हमारा जो बिजनेस रह गया है। तो ये डिमांड जब कम होती है तो उससे प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन से आमदनी कम होती है और इसलिए एनपीए बढ़ जाएगा। जो तस्वीर सामने आ रही है उसे समझने की जरूरत है। एफएमसीजी सेक्टर में केवल ब्रिटानिया का अगर आप उदाहरण ले 30 से 70% की गिरावट है क्योंकि डिमांड है नहीं, तो उसके वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां एक बड़ी आबादी जो है, जो हमारी जीडीपी को तकरीबन 7.1% जिसकी निर्भरता है, वहां गिरावट देखने को मिल रही है। उसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। टू व्हीलर की गिरावट 45 से 50% के आसपास है और सेल्स में 20% की गिरावट है और सबसे ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी को 80% तक का नुकसान हो रहा है। यानी इनको संभालने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। मीम अफजल साहब, ये जो सेक्टर हैं, इनकी आवाज बनकर आप संसद में गूंज सकते थे, लेकिन आप सिर्फ एक ही बात पे अड़े कि साहब प्रधानमंत्री को बुलाइए तभी हम अपने विचार रखेंगे। सही मायने में इस देश के मजदूर, किसान, इन बेरोजगारों की अगर आपको जरा भी चिंता होती तो आप देश की सबसे बड़ी नीति निर्धारक संस्था में गूंजते, गरजते और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते। वो आप नहीं कर रहे हैं। ये तो खुद प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। ओके, शहनवाज हुसैन साहब आप जवाब दें। पार्लियामेंट नहीं चल रही। देखिए, अगर कांग्रेस का बस चले तो कांग्रेस ये कह दे कि कोई मंत्री क्वेश्चन आवर में भी ना आए, प्रधानमंत्री जवाब दें। कांग्रेस को चाहिए कि हर विषय पे इनको प्रधानमंत्री चाहिए और प्रधानमंत्री अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लीडर ऑफ हाउस हैं अरुण जेटली जी। मैं कह रहा हूं, मैं मसला था, आपको भी सिर्फ प्रधानमंत्री से ही बात करनी होती थी। जी, जब लीडर ऑफ हाउस अरुण जेटली जो आज हमने आपको फॉलो किया है मंत्री हैं, तो हम गलत हो गए। मीम अफजल साहब, शहनवाज हुसैन साहब, यहाँ पर हमारे बड़े पैमाने पे युवा साथी मौजूद है। उनका क्या सोचना है? क्या आने वाले वाकई ये अच्छे दिनों वाला फैसला है या आने वाले समय में इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी को उठाना पड़ेगा? यहाँ पर कई मित्र सवाल करना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक बोला जा रहा था कि इससे नोटबंदी कर आतंकवाद बंद हो जाएगा, आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी जो 2 आतंकवादी मारे गए जम्मू कश्मीर में, तो उनके पास 2000 के 2 नोट बरामद हुए। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे, जो बैंक ने जो 2000 रुपए जो नोट एक्सचेंज करना बंद कर दिया है, वो क्यों बंद कर दिया? उसके पीछे रीजन क्या है?
2000 का नोट क्यों, जब ये पूछा गया तो हमें बताया गया कि इसको कॉपी करना नियर टू इम्पॉसिबल है और इससे ब्लैक मनी ख़त्म होगी। लेकिन अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ और 2000 के नकली नोट आना शुरू हुए। इससे ब्लैक मनी कैसे ख़त्म होती है? ओके, एक जो ये प्रोफेसर अरुण कुमार, ये सबके जहन में है कि बड़े नोट को ब्लैक मनी का एक बड़ा कारण माना जाता है। आपने 1000 का नोट बंद कर दिया, 2000 का छाप दिया, तो इससे कितना फर्क पड़ जाएगा साहब? तो सरकार ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, इसको 2000 रुपए का नोट इशू करके, और 500 रुपए का भी नया नोट आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो काला जो कैश होता है, जो ब्लैक कैश, वो ब्लैक इकॉनमी नहीं है, वो एक ब्लैक इकॉनमी का बहुत छोटा हिस्सा है। तो जैसे कि अगर आपने जब ब्लैक इनकम जनरेशन करना है, तो जैसे नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो टीचर पढ़ाता है लेकिन अपना टैक्स नहीं पे करता है, जो यानी बिजनेसमैन है वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग, वो तो रुकेगा नहीं। तो अगर आपने आज डिमोबिलाइज कर भी दिया 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपया, तो वो तो अगले साल फिर जनरेट जाएगा। हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे नहीं होता। हम लोग कैश इकोनॉमी को कम करेंगे, अमेरिका से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अमेरिका से ज्यादा कौन सी डिजिटल इकोनॉमी है? वहां पे भी 8% कैश चलता है और वहां पे भी 6% ब्लैक इनकम जनरेशन। हमारे यहाँ तो 12 से 14% है सर। नहीं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपने 8% भी ले आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये गलत धारणा है कि कैश से सर्कुलेट होता है। आज ब्राइब देने के लिए आप शेयर को अंडर वैल्यूड कर देते हैं, आप जो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके दे देते हैं। तो आपने अगर 350 का शेयर 25 रुपए में दे दिया तो 325 रुपए ब्राइब हो गया। शहनवाज हुसैन साहब, लोगों को बहुत चौंकाया क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा ये आतंकवादियों के पास जो पैसा आता है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब जब आतंकवादियों के पास तक 2000 के नोट पहुंच गए, आम आदमी के पहुंच में नहीं है, इससे सबको चौंकाया कि इस बात पे कितना दम है। देखिए, आप एक सीनियर आदमी हैं और आप भी जानते हैं कि आतंकवादियों के पास 2000 की गड्डी नहीं मिली, 2000 के 2 नोट मिले, और उसको मिसाल में अगर आप इसको शामिल करेंगे तो ये सही नहीं। 2000 के नोट कोई भी जाके जब बदल रहा था तो क्या आतंकी का कोई साथी भी जाके उसको उस वक्त बदल सकता था? अब उसको बैंक से ही लेना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना जो डराया जा रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपको मालूम है कि रेलवे का टिकट अभी भी करीब 58% ऑनलाइन है। 58% रेलवे ऑनलाइन है। आज कैश से भी लोग लेते हैं, लेकिन 58% पहुँच गया। बहुत सी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको मुझे पैसा देना है मीम अफजल साहब को, तो मैं अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। तो नोटबंदी के फैसले को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अगर वित्त मंत्री की बात है, उनका कहना है कि साहब इस देश का जो बजट है वही कर्ज पे चलता है, और ऐसे में अगर ज्यादा पैसा आता है, टैक्स बेस बढ़ता है, राज्य और केंद्र के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो आपका फिजिकल डेफिसिट कम होगा, राजकोषीय घाटा कम होगा। जो पैसा आपके पास बचेगा वो आप गांव में लगा सकते हैं, सड़कों के लिए लगा सकते हैं, पोर्ट के लिए लगा सकते हैं, एविएशन सेक्टर पे लगा सकते हैं, यहां तक कि उससे आप आम आदमी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इस तर्क में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लाइन, संसद में हंगामा, सड़क पर प्रदर्शन। देश में चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे की है और वो है नोटबंदी की। जनता की तकलीफ का मुद्दा है, इसके साथ ही काले धन के खिलाफ मुहिम के समर्थन का भी सवाल है। सरकार अपने फैसले को सही बता रही है तो विपक्ष करारा वार कर रहा है। मुद्दे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कहना है कि नोटबंदी को ठीक से लागू नहीं किया गया, जीडीपी में 2% की गिरावट आ सकती है, लोगों का बैंकों में विश्वास खत्म हो सकता है, छोटे उद्योग, कृषि को भारी नुकसान हो सकता है। पीएमओ, रिजर्व बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे। नोटबंदी के चलते भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों ने जो हजारों करोड़ काला धन सफेद बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के हमले का जवाब पीएम की तरफ से दिया जा रहा है। पीएम का कहना है कि जो लोग काले धन के इंतजाम की तैयारी नहीं कर पाए, उन्हें पीड़ा है। देश की 65% आबादी युवा है, हमें डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले 70 साल में संविधान का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। पीएम अपनी हर रैली में नोटबंदी के फैसले का बचाव कर रहे हैं। इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सरकार का कहना है कि लोगों की तकलीफें बस थोड़े दिनों की हैं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। संसद में हंगामे के बीच सरकार ने एक और कदम उठाया है। लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया गया।
सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। इंटरवेंशन करेंगे। ओके, सिंह साहब, रूरल इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर आपका बजट डेफिसिट में है, नेचुरली आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, क्योंकि आप कर्ज भी ले रहे हैं, उस पर ब्याज भी दे रहे हैं। जब आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा पैसा होगा, नेचुरली आप रूरल इकोनॉमी की तरफ ज्यादा खर्च करेंगे। तो आज की कुछ दुश्वारियों के चलते आप भविष्य को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो आप ये देखें कि आपने जो कह दिया, और हमारे पैनलिस्ट ने भी कह दिया कि 5.5 लाख करोड़ अभी तक मिल गया है, ये पैसा वापस आ गया है, ये वापस आएगा, अभी और भी आएगा। मैं दो चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा। ये पैसा कहाँ से आया है? एक आदमी जो फौज में काम करता है, घर पे अपने माँ बाप के लिए 40,000 रुपये छोड़ के गया है कि कल दिक्कत आएगी, बीमारी आएगी, तो तुम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं जा पाओगे, ये पैसा तुम्हारे 30,000 है, 40,000 है, वो पड़ा है। जो बच्चे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसा घर पे छोड़ के जाते हैं 30-40 हज़ार रुपया, ये इकोनॉमी में वो पैसा बाहर निकला है, ये फाइनली बाहर फिर वापस आ जाएगा। आप सोचें कि इससे आप जो है अपना डेवलप कर लोगे नेशन, नहीं कर पाओगे। ये पैसा पूरा 5-6 लाख जो है फिर वापस आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो काले धन की हम बात कर रहे हैं आज, काला धन जिसके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ वाइट पैसा भी है। उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके नौकर काम कर रहे हैं, वो खुद काम कर रहा है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो चेंज कर रहा है 30% पे, 40% पे, 50% पे, 20% पे। अल्टीमेटली वो काला का काला रहेगा, केवल करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जो 10 करोड़ के बदले 7 करोड़ मेरे बैंक के नीचे नहीं, मेरे जेब के नीचे होंगे। मेरे सिंह साहब, आपके कहे का क्या फर्क पड़ता है साहब? 90% तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश की जनता मेरे साथ है, उन्होंने सर्वे कराया। नहीं, अगर ऐप है, अगर मेरा आज मैंने पार्टी बनाई है, तो आप उस 90% में तो है नहीं, आप 10% वाले में दिख रहे हैं। आप केवल, मुझे तो अफसोस है कि 90% कैसे हुआ, 100% कैसे नहीं हुआ। आपके अपने खुद के ऐप के ऊपर 10% लोग अगर पीछे हट गए हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। और यही बात मैं शहनवाज हुसैन साहब से, उसके बाद प्रोफेसर अरुण कुमार में आऊंगा। साहब, जब 90% लोग आपके पास है शहनवाज हुसैन साहब, तो रोज रोज ये रूलों में आप क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? तब तो आपको आसानी से चुपचाप शांत होकर बैठना चाहिए, क्योंकि पूरी जनता आपके पीछे खड़ी हुई है, और लोकतंत्र में तो जनमति सब कुछ है साहब। आपको अगर प्रधानमंत्री के ऐप पर भरोसा नहीं है तो आपके पास तो चैनल है, न्यूज़ नेशन पर आप अभी प्रोग्राम में बोल दें और उसमें भी पोल करा लें। बहुत से चैनल ने भी किया है, बहुत से मीडिया ने भी किया है। सिर्फ प्रधानमंत्री के ऐप ने, प्रधानमंत्री ने तो जनता से पूछा है। और ये तर्क दे देना कि प्रधानमंत्री को सिर्फ उनके पार्टी के लोग ही फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को देश के लोग फॉलो करते हैं। पार्टी के अध्यक्ष को जरूर पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी के लोग फॉलो करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री, उनके ऐप पर पूरे देश के लोग विरोधी भी हैं, समर्थक भी हैं। अगर मैं ट्विटर पे हूँ तो इसके बारे में तो इसलिए नहीं, आपके पास भीम अफजल साहब प्रधानमंत्री का आपके मोबाइल में ऐप है या नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। मेरे पास नहीं है जनाब। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के ऐप को उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ है। उन 2 करोड़ में अगर 5 लाख मैंने भी उनको सपोर्ट किया है तो 5% होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 17% लोगों के पास स्मार्टफोन हैं और उसका बहुत ही कम हिस्सा है जो गांव देहातों के पास है। तो इसमें जो मुल्क की 60% आबादी वो तो कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं होती है। तो और प्रधानमंत्री ये तो आपके लिए खुशी का एक बहुत बड़ा कारण है साहब। तो आप बीजेपी को उस मुगालते में जीने दीजिए। आप तो कम से कम खुश हो जाइए कि बड़ी जनता आपके पक्ष में है। जिनके पास ऐप नहीं है प्रधानमंत्री का, वो कांग्रेस के पक्ष में है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, जनता अपने आप जवाब देगी। और आप जितना ये बोलेंगे कि जनता खुश है, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, क्योंकि जनता के अंदर इसका बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश है। आप कहते रहिए कि बहुत खुश हैं, कुछ टीवी चैनल्स पर ये दिखाते रहिए कि लोग बड़े खुश हैं, कह रहे हैं नहीं थोड़ी बहुत तकलीफ है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपके जितने इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, हेलो जी सुन रहा हूँ, हेलो, हाँ, जितने इकोनॉमिस्ट आपके अभी चैनल पर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ यही नतीजा अक्स करता हूँ, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और शाहनवाज भाई भी इससे एग्री कर लेंगे, दिल में तो कर ही लेंगे कि ये इकोनॉमिस्ट जो कुछ हालत बता रहे हैं, इससे तो ये पता लगता है कि आने वाले वक्त में देश की बहुत बुरी हालत होने वाली है। ओके, प्रोफेसर अरुण कुमार, एक बात है, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ नुकसान होंगे, कुछ जगह हमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एक डिजिटल इकोनॉमी है जहां पर बहुत ज्यादा कैश इनफ्लो नहीं करता, नेचुरली आपकी डिमांड बढ़ेगी और उससे आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा विकास का मतलब देश का उद्धार। यही सरकार समझा रही है। आप किस
प्रोफेसर 3-4 लाख करोड़ को कह रहे हैं। ये बात सही कि अगर आप काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे, जो कि कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो असर हो रहा है वो ये कि अर्थव्यवस्था एकदम रन डाउन कर रही है, और अर्थव्यवस्था के रन डाउन करने से क्या है, इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन करता है। इन्वेस्टमेंट जब स्लो डाउन करता है तो उसका असर सालों तक लास्ट करता है, वो सिर्फ 50 दिन तक सीमित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो करेंसी अभी जब निकल गई है वो 85% करेंसी निकल गई है, उसको रेस्टोर करने में 8 से 10 महीने लग जाएंगे, वो 50 दिन में नहीं रेस्टोर होने वाली है। तो जब तक लिक्विडिटी रेस्टोर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था पिकअप करना भी शुरू नहीं करेगी, उसके जो दुष्परिणाम है वो सब जगह रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो अगर इंडस्ट्री में सिकनेस हो गई 50 दिन में, क्योंकि 50 दिन बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो उसका असर बैंकिंग पे भी पड़ेगा, और जब बैंकिंग पे असर पड़ेगा तो आगे जो ऋण लेना है उस पर भी असर पड़ेगा। कुमार, आप कह रहे हैं कि सरकार ने इसकी तैयारी नहीं की थी, इस पर विचार विमर्श नहीं किया होगा, सरकार को तो मालूम होगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अभी जब मैं बोल रहा हूं तभी जब बाकी डिपार्टमेंट्स को पता लगेगा। उन्होंने कहा पूरी सीक्रेसी रखी गई थी, इसका मतलब है तैयारी नहीं की गई थी, और तैयारी नहीं की गई थी इसीलिए नोट्स की शॉर्टेज है, इसीलिए जो दुष्परिणाम है उसका असर है। और इसीलिए देखिए कम से कम 6 और उसके बाद जो गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए, रोज आपके जो रूल्स बदले जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी। कुछ और मेरे साथी यहाँ सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद शहनवाज हुसैन साहब, मीर अफजल साहब, आप जवाब दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा एग्जैचुरेट क्यों कर रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन मिस्टर शहनवाज हुसैन से है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम इतना ही तैयार थे इस स्टेप के लिए, तो क्यों कैश की लिमिट सिर्फ 2500 है? कहाँ है नोट? ओके हामिद, मेरा सवाल मीन अफजल साहब से है कि सर सरकार ने ये ब्रह्मास्त्र चलाया है, जहर को जहर ही काटता है, दर्द को दर्द ही काटेगा, वैसे ये प्रॉब्लम है तो इसे प्रॉब्लम ही खत्म करेगी। सर मेरा क्वेश्चन कॉस्ट से रिलेटेड है। डिमोनेटाइजेशन में जो कॉस्ट लग रही 500,000 नोट के बंद करने में, वो 12,000 के अराउंड है, 12,000 करोड़ के अराउंड है। तो एटलीस्ट कुछ ना हो तो कम से कम 12,000 करोड़ काला धन तो पकड़ा जाए, कैश किया जाए, वरना ये तो वैसे ही होगा कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, लाइन में खड़ा करा दो आप यार। शहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब दे दीजिए। इसकी छपाई में भी पैसा खर्च हो रहा है। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को आज समझा दें, 3 फायदे जो इस नोटबंदी के देश की जनता को आने वाले समय में मिलेंगे। सवाल जो ये कहा गया कि पहले की इससे फायदा क्या होगा, तो अगर 16 से 17 लाख करोड़ रुपया बड़े नोट में है, जमा होता है, अगर 12 लाख होता है तब भी 4 लाख करोड़ का ब्लैक मनी टोटल ख़त्म होगा, वो सरकार के पास आएगा। वो जो पैसा आएगा जो ब्लैक मनी लोग जमा नहीं कर पाएंगे, उस पैसे से सरकार गरीबों के लिए सोशल सेक्टर में काम कर सकेगी और वो दिक्कतें खत्म होंगी। नहीं, आपको कैसे पता 4 लाख करोड़ आएगा ही आएगा? ब्लैक मनी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो आज जो अनुमान है, जो सरकार ने अनुमान दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कि आज देश में जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी वालों को जलाना पड़ेगा, नदी में फेंकना पड़ेगा। इसीलिए सरकार नियम में रोज सख्ती कर रही है, आम आदमी के लिए सख्ती नहीं कर रही है। अगर इस देश में ब्लैक मनी है, ड्रग का पैसा है, आतंक का पैसा है, नक्सल का पैसा है, तो वो पैसा वो बैंक में नहीं आ पाएगा, वो पैसा उनको बहाना पड़ेगा, और इस देश के अंदर सरकार को उसका लाभ होगा, देश को उसका लाभ होगा। आपका जो उद्देश्य है, ये सारा पैसा बैंकिंग चैनल में आ जाए, ये तो अगर वो पानी में बहा देंगे, आग लगा देंगे, आपको क्या फायदा मिलेगा साहब? नहीं तो वो पैसा जो नहीं आएगा वो सरकार को ही लाभ होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सरकार को ही लाभ होगा। आप इकोनॉमी को समझिए। मेरे साथ बैंक के पूर्व जो करेंसी नहीं आएगी, मान लीजिए अगर आतंक का नक्सल का पैसा 3 लाख करोड़ है, वो नहीं आया तो वो पैसा लाभ होगा कि नहीं? डिविडेंड के तौर पर रिजर्व बैंक सरकार को देगी कि नहीं? तो करेंसी जो इशू होती है वो एक लायबिलिटी होती है सरकार की। जितना पैसा वापस नहीं आएगा उतनी सरकार की लायबिलिटी कम होगी। नहीं और नहीं होगी, बिल्कुल होगी साहब, क्योंकि फिएट करेंसी है, उतनी लायबिलिटी कम होगी। फिएट करेंसी है, लेकिन जब आप जो उसको इशू करते हैं तो आपका एसेट भी होता है, लायबिलिटी भी होता है। जब आपने उसको बंद कर दिया तो एसेट भी खत्म हो गया, लायबिलिटी भी खत्म हो गई, दोनों खत्म हो गया। इसलिए ये जो पैसा नहीं आएगा वो ऐसा नहीं कि सरकार के पास आएगा। अगर मान लीजिए, मैं आप लोगों की बात कह रहा हूं, अगर साहब सरकार इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रही है, जो 200% पेनल्टी की बात कही थी उसे कम किया जाए, ताकि लोग बहाए ना, आग ना लगाए, बैंकिंग चैनल में ये पैसा आ जाए। अगर मैं आपको बताऊं इसमें तरीके निकाल लिए लोगों ने। अगर मैं बताऊं कि काला धन जो है और मजबूत हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद। शाहनवाज भाई, आप सुन ले इस बात को कि आपने कहा लोग बहा देंगे, फेंक देंगे। काला धन 31 दिसंबर के बाद आप 31 मार्च तक रिजर्व बैंक जा सकते हैं। फरवरी में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में। अगर किसी के पास 10,000 करोड़ है, वो 1 करोड़ लोगों को अगर 1,000 रुपए बांट रहे हैं
और वो पैसा फिर रिजर्व बैंक के थ्रू वापस आ रहा है। शहनवाज हुसैन साहब, आप तो ये मान के चल रहे हैं आप जीतेंगे, क्योंकि आपने बाकी पार्टीज को जो झटका दिया वो आप तो जानते हैं। अभी भी जीते ना हम, अभी भी काले धन के काले इस पर जो हमने कार्रवाई की उसके बाद भी हम कई जगह चुनाव जीते हैं ना। देखिए, ये जीत और हार के लिए नहीं है, ये देश के लिए निर्णय है। सवाल ये है कि कौन से कदम उठाए जाए आम आदमी को राहत मिले। मीम अफजल साहब, बहुत सारे लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि साहब आपने गलत किया, सही किया। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, अगर 2004 से लेके 2014 तक आपने इन काले धन के कुबोरों को पकड़ लिया होता तो ना आज ये सर्जिकल स्ट्राइक होती, ना आप आदमी को पार्लियामेंट में हल्ला मचाना पड़ता, ना लोग सड़कों पे खड़े होते। अगर आपने 10 सालों में ये काम कर लिया होता, आपका फेल्योर रहा, इसलिए ये सब हुआ। मौजूदा हालत के लिए हमको जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफ़ी है, और आप भी ठहरा रहे हैं, आप भी वही सवाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी से बाकायदा ये ऐलान किया था कि 80 लाख करोड़ रुपया देश के बाहर काले धन की शक्ल में मौजूद है और वो वापस लाएगी। 80 लाख करोड़ तो ये लाए नहीं, 3-4 लाख करोड़ की लाने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो ज़्यादा धन है उस पर तवज्जो देना चाहिए थी, उससे देश को परेशानी भी नहीं होती। देखिए, करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी है। हमने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये तर्क कांग्रेस दे रही है कि 3-4 लाख करोड़ यहाँ जो काला धन है उसको हटा रहे हो, वहाँ का क्यों नहीं ला रहे हो, अफजल साहब पूछ रहे हैं। तो हमने कार्रवाई की, कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो SIT बनानी थी उसको 1 साल तक लेकर बैठी थी। सरकार में आते पहला निर्णय कैबिनेट में किया और SIT बनाई है। चाहे वो पनामा में लोग हों या काला धन वाले हों, उनको मालूम है कि वो पैसा आएगा। सरकार नियमों से बंधी हुई है, जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। ये नहीं कि देश का काला धन आ जाएगा और विदेश में जो है वो नहीं आएगा, उसकी भी लड़ाई बड़ी है। इंतजार कीजिए और उस पर अगर आपने वो लिस्ट भी तो दिखा दीजिए। शहनवाज हुसैन साहब, अगर आपने आनंद शर्मा को राज्यसभा में सुना होगा, उन्होंने कहा उस लिस्ट में ऐसे भी नाम हैं जो आपके नेताओं को माला पहनाते हैं सार्वजनिक मंच में। ट्रीटी है कि अगर हम लिस्ट दिखा देंगे तो अगली लिस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए कांग्रेस बराबर कहती है वो लिस्ट दिखा दो ताकि आगे का रास्ता ही बंद हो जाए। जिन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है उनको डिजिटल इकोनॉमी के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए बढ़ावा देने के लिए? देखिए, डिजिटल इकोनॉमी हमारे देश में तभी चल पाएगी जबकि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो इसकी तरफ जा सकेगा। और यहीं पे एक परेशानी आती है कि जो हमारी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 93% उसमें एम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पे आमदनी इतनी कम है कि उसको बैंक वाले ज़्यादा आसानी से सपोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये मैंने देखा, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग भी हैं वो घबराते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से, क्योंकि उनको डर है कि हैकिंग हो जाएगा। लिटरेसी करेंगे, लिटरेसी पर वो जरिए वो टाइम लगाएगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कैशलेस इकॉनमी की बात है, तो जो US की इकॉनमी है, बाकी जो और जो उन्नत देश हैं जहाँ पे कि जो परसेंटेज जो कैश का बहुत कम है, वहाँ पे भी काले धन की अर्थव्यवस्था जनरेट होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कैशलेस इकॉनमी से आपको कैश में ही काला धन है, इस मुगालते में भी किसी को नहीं रहना चाहिए। और जो ब्राइब है वो आपको जरूरी नहीं कि वो कैश में ही आप ब्राइब दें, वो आप काइंड में दे सकते हैं। आपने अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी दे दी, आपने अंडरवैल्यूड शेयर दे दिए। सिंह साहब, मैं आपको एक तर्क देना चाहता हूं। देखिए, आज किसान आड़ती के पास जाता है या मजदूर जो है अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसे लेता है, साइन उससे 10,000 में कराए जाते हैं, देते 6,000 है। ऐसे ही किसान को सस्ता सामान लिया जाता है। एक बार डिजिटल पेमेंट में मोड में आ जाएगा तो साहब ये चुराने उड़ाने का या आधे पैसे देने का खेल खत्म। जो हो चुका, आगे देखना क्या हो सकता है, कहां फायदा हो सकता है, कहां राहत मिल सकती है। आज हमारा धान जो बिक रहा है, आप सरकारी कांटों से FCI से खरीद करवा दें, पूरा पेमेंट आप करा दें। आपको आज गन्ने के अंदर 1-1 साल पेमेंट नहीं मिलती, गन्ने का सीजन आ गया है, अब उनको बहाना मिल जाएगा 2 साल पेमेंट नहीं मिलेगी हमें। तो आज की तारीख में सरकार को चाहिए कि कैश इकोनॉमी वहां पर है। बूढ़े माँ बाप नहीं जा सकते हैं बैंक आज 30-30 गांव के अंदर एक बैंक है, 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप जितना चाहे पॉसिबल नहीं है, पर आप इतना करें कैश वहां पर आ जाए। आप मेट्रोस के अंदर अपनी कैशलेस इकोनॉमी लाएं और रूरल एरिया को छोड़ दें के लिए। कौशिक साहब, आपकी टिप्पणी। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कुछ चीज़ों को। जैसे पंजाब में पनग्रेन ने शुरुआत की, वो टोटली कैशलेस है। वहाँ जो भी सरकार धान खरीद रही है वो बिल्कुल कैशलेस है। मंडी के अंदर हमारी मशीनें लगी हुई हैं डिफरेंट बैंक्स की, और वहाँ स्वाइप करके बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में सारा आ रहा है और वो पैसा सीधा खाते में जा रहा है।
आड़तीये का जो हिस्सा है वो आड़तीये खाते में जा रहा है, जो किसान का हिस्सा है वो किसान के हिस्से में बड़े तुरंत प्रभाव से जा रहा है और हर दिन जा रहा है, कोई एक दिन की डिले भी उसके अंदर नहीं है। दूसरी चीज है कि कैशलेस इकोनॉमी की जहां तक सवाल है, देखिए टेक्नोलॉजी की जो बड़े शहर में वी विल बी टेकिंग लॉन्ग टाइम टू बिकम कैशलेस इकोनॉमी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पे सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि आने वाले समय ये बिल्कुल दूध की तरह स्पष्ट हो जाएगा, पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि इकोनॉमी में वाकई एक गिरावट देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म में जो सरकार कह रही है वाकई एक फायदा को देखने को मिलेगा। अगर फायदा होगा देश का अच्छा होगा, अगर नुकसान होगा वो भी देश का नुकसान होगा। लेकिन लोकतंत्र में जनमत सबसे ऊपर है और आने वाले समय में जनमत तय कर देगा कि यह फैसला ऐतिहासिक था या फैसला बिना सोचे समझे लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।